खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब खैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहीं इंटरव्यू दिया है कि मुस्लिम लीग नून शायद हुकूमत तोड़ने पर तैयार हो गई थी। आज नहीं, पुरानी बात है, मगर क्यों, कब और फिर कैसे ये फैसला बदला और अब ये कितना अर्सा रह सकते हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या बर्फ़ वाकई पिघल रही है? एजाज़ उल हक साहब मिलकर आए हैं, इस हवाले से बातें हो रही हैं। IMF के साथ मामला तो तय पा गए हैं, पैसे सिर्फ चाइना से आए हैं अभी तक, क्या उधर से भी आएंगे? 3-4 रुपये डॉलर भी नीचे आया है थैंकफुली, और आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है। क्या हमारे यहाँ भी सस्ता होगा? जी भट्टी साहब, ये कोई ऐसा मामला था कि मुस्लिम लीग नून भी निकल रही थी और बाद में फिर कुछ बदल गए हालात? जी भट्टी साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, एक तो हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी वीक है। मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत डे फर्स्ट से कहती थी अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। तमाम बड़ी लीडरशिप के बयाना देख लें और सैकड़ों घूम भी रहे हैं। ये आइडिया अदम एतमाद का अपोजिशन का है ही नहीं, अपोजिशन के कहने पे आई नहीं। बात चली अमेरिका से, रजीम चेंज, इधर इमरान खान साहब की कुछ लोगों से बात नहीं बनी, ज़बरदस्ती खड़ा किया। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हुकूमत तोड़ने पे आगे इनको ज़बरदस्ती बांधा हुआ है, संगलों से जकड़ा हुआ है सारी जमातों को। ये फवाद चौधरी साहब 100% ठीक कह रहे हैं कि 3 दफ़ा ये गवर्नमेंट से निकलने छोड़ने भाग रहे थे कि कंबल छोड़ रहे थे कि इनसे मुल्क चल ही नहीं था रहा। इन्हें मैंने गुजारिश की, IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया, सॉरी हमने आपसे बात नहीं करनी। कोई बंदा इनकी बात नहीं सुन रहा था। IMF क्यों भट्टी साहब, इतने इनका एतबार नहीं, 35 साल हुकूमत की नहीं, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप आए नजायज़ तरीके से। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो उस डेलीगेशन में मुलाकात के लिए गए थे उन साहिबान की इंफॉर्मेशन है। अब पैसा क्या शहबाज शरीफ के कहने पे चीन ने दिया? ये जो आज डॉलर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है, हम इसका क्रेडिट भी हुकूमत को देते हैं, हुकूमत तो इन्हीं की है ना। कादी साहब, इनको लाया गया है और आज तक पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के मामला तय नहीं हुए, सिंध में MKO नहीं हुए। इनको लगड़ बगड़ों को जकड़ के संगलों से बांध के रखा हुआ है, वरना हुकूमत टूट जाए। फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा था, मामला तय हो गए, हुकूमत चल नहीं थी रही क्योंकि शहबाज शरीफ पर प्रेशर बहुत था। ये लोग, चंद लोग शहबाज साहब के बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे, मुआहदा हो गया। जब जिस चीज़ की ये करें, ये करके निकले तो जरदारी साहब ने एक साहब को फ़ोन किया कि भाई नून लीग तो भाग गई है, कह रही है यहाँ तो नवाज शरीफ पहले आए, मरीम की सज़ाएँ ख़त्म हो, तो उन तोड़ने लगे। उन्होंने कहा आप 5 मिनट ठहर जाएं। फिर उन्होंने वो फ़ोन किसने किया, ये कहानी फिर सही। ये फवाद चौधरी साहब की मेरी खबर के मुताबिक इन्होंने ठीक फरमा रहे हैं, मामला तय हो चुके थे, नए इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा था, ये रिज़ाइन भी वापस लेने के लिए तैयार थे। थोड़ा सा इमरान खान ने भी अड़ी की, इसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी की बात निकाल ली। हुकूमत इनसे आज भी नहीं चल रही, जो लाए हैं वो आज पीछे हट जाए, 1 जून तक हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो फिर खासी मजबूत हुकूमत है मलिक साहब? ये मजबूत तो नहीं, हुकूमत तो है नहीं है अभी। अब अगर सच्ची बात करें, अगर भट्टी साहब ने आपको बता दिया ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से गए, मेरा ये हाइपोथेसिस इमरान खान के भी लिए है, ना 2018 में वो खुद आए ना वो खुद गए। असल में बात ये हुई है, जो असल इशू था कि इस मुल्क को चलाना है IMF ने, मुल्क का नाम पाकिस्तान है, लोगों ने रहना है, मुल्क अवाम का, हुक्मरान IMF। अब इशू क्या था जो लेके आई हैं, जो मुल्क चलाना है, आगे का खड़ा है डिफ़ॉल्ट। अगर आप चले जाते हैं निगरान पे तो 6 महीने आपके चले जाते हैं। अब IMF ने ये स्टैंड लिया था कि हमें एक प्रेडिक्टेबल हुकूमत चाहिए, जो भट्टी साहब ने आपको को खबर दे दी है कि किसी ने ये गारंटी दी कि काका फिक्र ना करें, ये 1.5 साल के नहीं जाते। उसके लिए इस रियासत ने फैसला किया कि हमने डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाने देना। लिहाजा जिन लोगों ने जिनके फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं ना कि ये जाने वाले थे, उनको भट्टी साहब की खबर को मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ, उनको गिरेबान से पकड़ा गया कि काका तुम कहीं नहीं जा सकते, यू विल स्टे। पहले तुम 30 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर लेवी, फिर 11% टैक्स लगाओगे, तुम यहाँ बैठो, अगर नहीं बैठना तो फिर आगे कोड़ लख जेल है। बस से ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकता।
मलक साहब ने खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा एक पासे तुम्हारी करप्शन है और दूसरे करप्शन की सजाएं हैं, जेलें हैं। दूसरी तरफ आई तो यहाँ आपने इमरान खान को गिराना है, तो यहाँ आपने जेलों में रहना है, फैसला आप कर ले। न करप्शन की सजा मिली न किसी और की, अवाम को बतेरी सजा मिल गई है 2 महीनों में। नहीं तो सजा तो अवाम को ही मिलती है। देखिए जराइम चंद लोग करते हैं, फ्रॉड चंद लोग करते हैं, अरब खरबपति चंद लोग होते हैं, अवाम गरीब से गरीब तर होती है। इस मुल्क में जब तक करप्शन का खात्मा ना होगा और तमाम सरकारी इदारे अख्तियारात से तजावज़ करना बंद नहीं करेंगे, अपने दायरे अख्तियार में रह के काम नहीं करेंगे, मुल्क में बेचैनी अनारकी फैलती रहेगी। अनारकी फैलती रहेगी। श्रीलंका एक दिन में नहीं बना, उसकी एक हिस्ट्री है। हाँ, कोई छत अचानक नहीं गिरती, जिस दिन 2 नंबर सीमेंट लगाते हैं शुरू हो जाती है, गिरती तो गिरने का अमल मुकम्मल होता है। अजान की ब्रेक है, अजान के बाद हम हाजिर होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने और भी बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, उस पर मजीद वजाहत देंगे अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ थे। वेलकम बैक। बट साहब ये कुछ ज़्यादा ही बातें हमने खुल के नहीं शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अब टारगेट करने की इदारों को, वही कल मुझे मोहतरम इमरान खान साहब की गुफ्तगू में सारी नज़र आई, जहाँ पे उन्होंने तकरीर एंड की थी। वो बड़ा कुछ कह गए थे, उनके एक एक लफ्ज़ को मैंने दोबारा जाके सुना, और ये फवाद चौधरी साहब की इस बात के बाद, लेकिन मैं नहायत एहतराम से, अगर सियासतदान फार सेल ना हो कोई ख़रीद नहीं सकता, साफ़ी कोई फार सेल ना हो कोई उसे ख़रीद नहीं सकता। हम लोग बिकते हैं, हम लोग बिकना छोड़ दें। कौन मुझसे गन पॉइंट पे अपनी मर्जी की खबर चलवा सकता? हो सकता है कुछ चीज़ें डर और खौफ के मारे मैं सच ना बोलूं, लेकिन मुझसे झूठ नहीं कोई खुलवा सकता। लगा ले जोर जिसने लगाना है। अल्लाह से डरना चाहिए ना काजी साहब। देखें, अगर फौज मुझे कह रही है कि मैं तुझे ये ओहदा ले देता हूँ, मैं कहूँ जी नहीं जी, मैं अवाम की ताकत से आऊँगा, अगर मैं जमहूरी आदमी हूँ। लेकिन जब मैं आऊँ भी अवाम की ताकत से और ना आऊँ भी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से, जाऊँ भी, तो फवाद चौधरी की इस बात में तो सच है, 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत गई, कैसे गई? अब अंदाजा, ये भी तो साथ हो जाते हैं ना, काला कोट पहन के पहुंचे होते हैं। बटी साहब 3 दफ़ा। अब इमरान खान साहब की हुकूमत, आपका मतलब है ये, अच्छा, अपोजिशन 14 जमातों ने चलाई है, जब पीपल्स पार्टी भी बीच में थी, पीडीएम के लॉन्ग मार्च हो रहे थे पूरे मुल्क में, जलसे हो रहे थे, कोयटा, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में हुए, इमरान खान का बाल भी नहीं टेढ़ा हुआ। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट नीचे से निकली तो पूरे का पूरा तख्त नीचे आ गया। ये कड़वा सच नहीं है गाई साहब, ईमानदारी से बताएं। हाँ नहीं, सच तो है, ये पड़तन कड़वा है, ये मीठा, कुछ के लिए मीठा है, कुछ के लिए कड़वा है, लेकिन नहीं सच है ना, कड़वा है। ये आप देखें ना, अब मौजूदा वज़ीर आज़म हर रोज जो इत्तेहादी जमातें, जिनकी एक जमात भी है, अनीस नूरानी सब, क्या नाम है उनका मोहतरम का, उनको भी एडवाइजर बना लिया है, और जिनका एक काउंसलर नहीं है पूरे मुल्क में। तो ये ब्लैकमेलिंग की नहीं है तो और क्या है कादी साहब? नहायत एहतराम अदब से मुझे बताया, मेरी एक सीट नहीं है। ये इससे जो देखें, सियासत का एतबार तो फिर मलिक साहब खत्म हो रहा है। देखिए ना, उसके लिए मैं आई मस्ट अप्रिशिएट फवाद। मैं समझता हूँ इतनी खूबसूरत बात की है, बहुत मेच्योर बात की है। उन्होंने कहा कि यार ये लड़ाई छोड़ो, एस्टेब्लिशमेंट है नहीं है, हम पॉलिटिशियन बैठे, हम पाकिस्तान के हालात पे एक कोई लाइन ऑफ एक्शन है। मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा इंप्रेस किया इस बात से कि यार आप हर वक्त, हमने एक नया दुश्मन, सॉरी मैं अच्छा लफ्ज़ नहीं निकला, हमने एक नया एस्पेक्ट ले लिया जी, हम इस्टेब्लिशमेंट पे चलें। अब देखें ना क्या करेक्टर हमारा क्या है। खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वाना में जाते हैं, उनसे पूछा जी इलेक्शन कमिश्नर कैसे हैं, उन्होंने कहा मैंने सिकंदर को लगा दिया, A1 आदमी, बेहतरीन, ये फर। आज कहते हैं कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया था। तो ये हुआ कि जब आप वज़ीर आज़म हो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, डेमोक्रेटिक है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, ये सब का वतीरा है। मैं समझता हूँ ये फवाद को अप्रिशिएट करना बनता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी वो बैठें और एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है। काजी साहब ये नहीं बैठेंगे। अगर लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो आज मौजूदा हुकूमत के 70-60% लोग दोबारा जेल में चले जाएंगे। यार आप कादी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, अमेरिका तक पढ़ा टीचर है। एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैंने एक शॉर्ट सुनवाना है। जेल में नाजायज तौर पे जाएंगे या कुछ जुर्म भी किए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई नजायज नहीं पकड़ा गया था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। फैसले अदालतों ने करने हैं, पता है। हाँ, बच नजायज जाते हैं। मैं तो मीडिया सब पता है। कादी साहब, जब ये बातें मैं कहता हूँ आप नाराज हो जाते हैं। बाद लोग
एस नाम के बंदे हमारे खिलाफ क्लिप वायरल कर देते हैं। ये अब लॉ मिनिस्टर ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा, साहब का लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इमरान खान के करीब थे और अहम तरीन हलकों के भी करीब हैं। लेकिन काजी साहब, फवाद चौधरी साहब हमारी दावत कबूल करें ना करें, इतना खुल के सच बोलने पर मैं उन्हें चाय की दावत दूंगा, रिज़्क़ के हलाल के पैसों की, कबूल करें ना करें उनकी। मुझे मज़ा आया है कि यार माना तो सही कोई सब मुझे भी आप बुलाएंगे, मेरे भी ईमानदारी से बुलाऊंगा। हैट्स ऑफ टू हिम। मैं देखिए पाकिस्तान में मैंने इतना बड़ा पॉलिटिशियन इतना मैं फवाद चौधरी साहब से मुझे 10 इख्तलाफ होंगे, 10 मुझसे मोहब्बत होगी, लेकिन इस तरह सच कह के अवाम के सामने ना इंसान का जरा दिल बड़ा होता है यार, चल कोई तो बोल रहा है, बेशक उनके खिलाफ भी जा रहा है। लेकिन यार एक मिनट दो जी बात, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट मलिक साहब। बात यह है कि हमें अपनी सियासत को कोई तालीम बालगा के मरकज़ में भेजना चाहिए, भेजना पड़ेगा। मैं जी एक बात बताएं ना कि आपको आईने पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकत आपको देता है, पार्लिमान से बड़ा कोई इदारा नहीं है, लॉ मेकिंग करता है, लॉ ख़त्म कर सकता है, नया आइन बना सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी इशराफिया, ये एचिसोनियन और फार्मानाइट और ये जो गमले में बनाए लगा के गोरा गया था, ये इनकी कोई औकात नहीं थी कि इस आइन के तहत इस मुल्क को चलाने के काबिल होते। वजह क्या है, मैं सवाल माफी चाहता हूँ, लंबा हो गया, कि एक हुकूमत से बाहर जाता है, दूसरा जरा पिंडी पहुंचे होता, जनाब इनको हटाओ। नहीं मैं देखो ना, ये भी इनको भी तो देखो ना। मैं इनका सवाल पूरा कर दूं। एक हुकूमत में अभी उसके हालात खराब होते हैं, बाकी 7 लाइन में लगे होते हैं। मलिक साहब थोड़ा सा इस बात की गहराई में देखें, इसमें सबसे बड़ी गलती पॉलिटिशियनों की है। अगर मैं बिकना नहीं चाह रहा तो मुझे कोई खरीद नहीं सकता। नहीं भट्टी साहब, मैं थोड़ा आपसे खिलाफ करूंगा। भट्टी साहब, आप जो असूल की बात कर रहे हैं उस पर बहस नहीं कर सकता, मगर अगर मुझे पता है कि मैंने 6 बच्चे पालने, मैं सहाफ़ी हूँ, तो मैं सोचूंगा कि यार ये मैं अगर ख़बर दे दूँ तो मैं यहाँ से अगर चला गया तो मेरे बच्चे कौन पालेगा। हो सकता है चांसेस है कि मैं बदअखलाकी पे उतर रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से ज़्यादती कर जो इंसान हूँ मैं भी। मेरे आप सवाल का थोड़ा सा जवाब मुझे दे लेने दें। मुझे आप बताएं, इस सोसाइटी में हम दोनों की एज ज़्यादा है, हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो को देखा, उसका एक स्टैंड था, अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, उसके साथ जो इस निज़ाम ने किया, जब आप एक पॉलिटिकल लीडर को सवाए इंडिया के 203 ममालिक में 202 ममालिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर मुल्क ने अपील की कि इसको फांसी ना दे, सवाए इंडिया के, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आपने 2.5 साल उसको कोठरी में रख के जब फांसी दी, आपने पॉलिटिशियन को एक बात बता दी कि तुमने सियासत नहीं करनी, वाम की बात नहीं करनी, अपना हिस्सा लो, तो फिर इस तरह के लोग पैदा अच्छा नहीं, अब मैं बताता हूँ, किरदार अमल से जिंदा रहते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो चले गए, कुछ लोगों को इख्तलाफ भी होगा, उसके बाद ज़ियाउल हक भी आया, मुशर्रफ भी आया, कौन उनको उस तरह याद कर रहा है? कौन हर दफ़ा उनकी बरसी पे कितने लोग जाते हैं? किसी को इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मलिक साहब तारीख अच्छे काम करने वालों को अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। मैं कह रहा हूं हमने इनकरेज नहीं किया, अच्छे पॉलिटिशियन को हमने इनकरेज नहीं किया। प्लीज नहीं, अच्छे पॉलिटिशियन को तो हम मरवा देते हैं। मुझे इमरान खान की जिंदगी का भी खतरा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुझे खतरा है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि क्यूबा में इनकलाब करके जब उसे गोली मारी, उसने कहा ध्यान से, तुम बंदे को मारने लगे हो, तुम्हारा हाथ कांप रहा है। किसने? ची गुवेरा ने। और अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मेरा ख्याल थोड़ा सी ज़्यादा ताकतवर है अमेरिका, और क्यूबा आज भी जिंदा है। उसके लीडर फिदल कास्त्रो, फिर राहुल कास्त्रो, अब एक और नया आया खजाना साहब, तो बैठे हैं ना, खड़े हैं और लड़ रहे हैं। साहब फिर जाने तो देनी पड़ती है, आराम से कोई दुकान खोल नहीं, हटिए। फवाद ने करैक्टर दिखाया। नहीं मलिक साहब, उन्होंने ची गुवेरा का नाम लिया ना, इस तरह कुछ जिया का नाम लेता है, ये होता है हिस्ट्री। जाना सब नहीं है, सच बोलता है, जो आया है ना, लेकिन जो शान से जाते हैं वो शान से ऊपर रहते हैं। भट्टी साहब, मेरा जो भी तो इधर आर्गुमेंट है ना, से आते हैं, हम बड़े कमजोर लोग हैं भट्टी साहब, हम सर्वाइवल के लोग हैं, बच्चों के बिल देने अगर मैं आपकी बात सुनूं तो फिर तो डाकू भी रास्ते में लूट लेता है किसी को 10 लाख रुपया, तो एक दिन बड़ी याशी करता है, फिर तो वो बड़ा बहादुर है। अच्छा भाई, कुछ और बातें भी हैं बड़ी दिलचस्प हैं जी। फवाद साहब ने और क्या कहा है, बड़ा मार को तला रहा उनका इंटरव्यू। आज की खा के आए ने मैनू लगता ऐसी चीज खाधी है जिहदे बाद अंदर कुछ नहीं रहा। ये एक अहम तरीन शख्सियत ने खान साहब को कहा। उन दिनों हमारी खान साहब के एक दोस्त के साथ बहुत दोस्ती थी, कभी कभार मैसेज भी होता था। मैंने कहा इन्हें कहें अपने वज़ीर आज़म को ये गलती ना करे, ये बंदा आपको डस जाएगा। कहते क्यों? मैं क्या, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानता हूँ। उन्होंने जाके खान साहब को पैगाम दिया उस पॉलिटिकल आदमी ने
और जिसने रिकमेंड की थी वो बहुत तगड़ा आदमी था। फकीर की बात और हाकिम वक़्त की वो भी डांग सोटी है। एक काम हो गया जिसे मैं बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ मलिक साहब, आप बारी बारी मुझे बताइए कि जो कल बातें दरवाजों के पीछे होती थी, कुर क्या कहते हैं, चेमंगोइयाँ या लड़ाइयाँ Under the table। या मतलब वो कम से कम इस मुल्क की आवाम को पता चल रहा है, तो इससे कोई ना कोई बेहतरी के आसार तो निकलेंगे। नहीं, इससे ज्यादा और बर्बादी हो रही है। जो कुछ बाहर आ गया है, अगर इस पे कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या नहीं आया। उन्होंने कहा भट्टो को फांसी, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत क्यों गई, क्यों आई, दोनों चीजें बता दी। तैनाती तक तो आ गई। मलक साहब इससे बताए ना, अगर ये सारे फैक्ट्स आ गए हैं, अगर आपने काजी साहब खूरखार बिल्ली आपको खाने आ रही है, आंखें बंद करके कबूतर की तरह समझने बच गए हैं, तबाही तो आ चुकी है। हाँ, किसने कब जाना है इसका मुकर्ररा वक्त ऊपर है। इस मुल्क में, इस निज़ाम में मौजूदा बेहतरी की उम्मीद रखना अहमको की जन्नत में रहने के मुतरद्दिफ है। जी आप कुछ, मेरा ख्याल है, देखें इसमें वो भट्टी साहब वाली स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँगा। मैं समझना दुनिया में रहना सच नहीं है, हम सब ने चले जाना, झूठ नहीं रहना। अगर हमने सच बोलने का फ़ैसला किया तो इसी में बरकत पड़ेगी। और मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान की ये कंट्रीब्यूशन है, ये मानने वाली बात है, और इमरान ने इसकी कीमत दी है। मैं आगे जाके कमेंट करूँगा, इमरान अगर ज़रा अमरीका ना करते तो कुछ नहीं होना था। मैं बताऊँगा किस तरह। मेरे हाल में सच हमें मानना चाहिए। हम पॉलिटिकली भी प्योर नहीं है, हम कई जगह पे प्योर नहीं है, और जो गंदगी है वो हम सबको मलिक साहब यहाँ पे फिर एक डिस्टिंक्शन करें प्लीज। मेरे भी कुछ बाइसेस हैं, मेरे तसुबात हैं, और मैं उनको छुपाता नहीं। बात यह है कि यहाँ का जो किसान है, जो मेहनत कश है, जो लेबरर है, जो मैंने आपको तस्वीर भेजी थी, ऐसे लगता था कि ईंटों के साथ ईंटें बना हुआ है, वो भी खाम माल की तरह, वो दयानतदारी से काम कर रहा है, इस मुल्क के टैक्सेस भी दे रहा है क्योंकि ज़बरदस्ती आप उससे लेते हो, वो तो दयानतदार है। ये जो बड़े बड़े जो दौलत वाले लोग हैं, जो हुक्मरान भी हैं, पार्लिमान भी जिनके पास है, सब कुछ इनके पास है, तो गुनाह तो इनका है। इस मुल्क के लोगों मैं एक फिक्रा बोल सकता हूँ, कैसे मुझे ऐसे लग रहा है, ये मेरा एहसास है, मेरे को खबर शबर नहीं, तनकीद, मुझे ऐसे लगा हमारा जो लीडर है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, ऐसे लगता है उसके पीछे को खड़ी है वो ताकतवर चीज़, वो हर वक्त उसको देख के बात कर रहा है। मुझे वो लीडर नहीं लग रहे, मुझे लग नहीं रहा कि ये अपना बाल लेके आ रहे हैं। ना मेरी सुन लेना, ना कोई इकोनॉमी है इनकी, ना कोई डायरेक्शन है, ना खारजा पॉलिसी है, ना ह्यूमन डेवलपमेंट है, हर वक्त रोते रहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ने कर दिया, ये एस्टैब्लिशमेंट ने कर दिया। पहले मेरे एक सवाल, जिन लोगों ने तारीख के रुख मोड़े, ऐसे कई लोग हैं ना, हर किसी के अपने हीरो हैं, वो स्विस अकाउंटों से मोड़े थे उन्होंने। पीछे क्या खड़ा है? पीछे 2 नंबर माल का ढेर खड़ा है, जो आपको ढेर कर देता है, जो आपके पांव मट्टी के बना देता है। आप खड़े नहीं हो सकते। आई डिसएग्री विद यू। व्हाई? क्योंकि वो जो स्विट्जरलैंड वाला करप्ट पॉलिटिशियन है वो वोट से नहीं आता, इससे ज्यादा नहीं मैं बात करता। वो आवाम नहीं उसको लेके आती, बस मैं ये इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। कौन लेके आते फिर? वो कोई लेके आता। आप इल्जाम लगाते हो ना सिस्टम पे, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के लोग कभी करप्ट मतलब सियासतदान नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोग कभी करप्ट नहीं। मैं चैलेंज करता हूं। मैं मलक साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ, अगर कोई साफी, कोई भी साफी हराम खाता है, वो उतना ही दोज़खी है जितना कोई भी अगर ये कहे कि मैं मजबूरन ले रहा हूँ। इसी तरह कोई सरकारी अफसर अपने इख्तियारात का तजावज़ करके किसी के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करता है, वो असल कौम के मुजरम हैं। जो डाकू है वो तो डाकू है, डाकू का तो प्रोफेशन ही लूटना है, जुआरी का काम जुआ खेलना है, कब्जे वाले का काम कब्जा करना है। लेकिन कुछ अदारे हैं जो उनकी खात्मे के लिए रोके गए, कानून पर अमल दरामद करने के लिए रोके, वो असल मुल्ज़िम है। अच्छा बेटे साहब, पाकिस्तान के अदारों को अब अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। अच्छा। अपनी जिद, अपनी अना, अपने तकब्बर को छोड़ के मुल्की मफाद में आना होगा। सियासतदानों को भी, मुझे भी, और आम शहरियों को भी। बड़ी साहब, खूबसूरत बात। बड़ी साहब, इस वक्त इंतहाई मुहज़्ज़म अंदाज में, उस तरह नहीं जिस तरह मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, यहाँ की जुडिशरी, इंतहाई मुहज़्ज़म अंदाज में जो पीटीआई के बड़े लीडर खुद इमरान खान है, अब वो कह रहे हैं जी कि हम आखिरी रात की कहानी भी जो है उसको भी तश्तज़बाम करेंगे। ये तो ये क्या उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आहिस्ता 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 वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं? वो खुदकश धमाका खौफनाक और हक़ाइक़ है। ये मेरे जैसे कई लोग जानते हैं, लेकिन हम डरते हैं। मैंने कहा ना, हमने अपनी वाम से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला झूठ नहीं बोलेंगे, हो सकता है पूरा सच ना बोल सके। हकीकत थी, प्रिजन मैन इमरान खान वज़ीर आज़म हो, जेलों की वैगन असम्बली के सामने आ जाए। कभी हिस्ट्री में ये हुआ? वज़ीर आज़म आप हो यार, उसकी जुर्रत है किसी की? क्या मतलब है? ये कौन घुमा रहा था चाबियां?
काजी साहब क्यों फैक्ट्स क्यों मेरे मुझसे झूठ बुला के मेरी कबर वजनी कर रहे हैं? मैं और सवाल करूं, मलिक साहब आपकी तरफ ले आता हूं सवाल को। मतलब है कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, कि जो वो उन, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक हवाले से देखें तो कामयाब भी हुई, आधी कामयाब हो गई। एक हवाले से मैं डिसऑनेस्ट नहीं कहूँगा इमरान को। अगर आपको याद हो, हम क्योंकि यहाँ बैठ जाए होते, हमने एक दिन प्रोग्राम किया था कि मेरे वज़ीर आज़म ने एक फ़िक्रा कहा है कि मैं अपोजिशन में आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। वो आरिफ मीर भट्टी से कहा था, ताहिर मलिक से कहा था, दिस इज़ इमरान खान। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दिस इज़ इमरान खान। ये फार्मूला जो माजी क्यों भट्टी साहब ठहरे, सही बात बोले ना बाबू, सच बोलने के लिए ब्लैक नहीं करिए जाता। सच इमरान ने ये स्ट्रेटजी 6 महीने पहले बता दी थी। कादी साहब ये नहीं कि जब मुझसे मेरी चीज़ छीन जाए। हाँ, अगर गैर कानूनी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है, आज भी मैं अगर रजीम चेंज हुआ है तो मैं कहता हूँ इमरान खान की जद्दोजहद ठीक है, वरना अदम एतमाद आईनी हक है किसी के खिलाफ। लेकिन अमेरिका के कहने पे लोगों को एक रस्से से संगल से बांध के अदम एतमाद कराना और 20 में 25 करोड़ इमरान खान के मुताबिक लगाना, उसके खिलाफ हैं हम। साफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता। जिस दिन किसी एक जमात का तर्जमान हो जाएगा वो साफत से गद्दारी करेगा। मलिक साहब, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि यहाँ रोजगार मिले। मैं आज उबर में आ रहा था और जो उसका ड्राइवर था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और यूईटी से था, मुझे पहचान लिया उन्होंने। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी हुनरमंद और स्किल्ड जो क्लास है वो उबर चला रही है, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रही है, तो यार इसका दो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक देने लगो। पाकिस्तान की हुकूमत खुद मानती है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हाईली एजुकेटेड लोगों के दरमियान है। 21% पाकिस्तानी जो ऊपर एजुकेशन में बेरोज़गार हैं। और सुन लें, सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन किन में है, ज़रा सोचिए, मेडिकल स्टूडेंट में। ये तो आपने अपने बेस्ट ब्रेन का हाल किया। काजी साहब, मेडिकल स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है, नो फ्यूचर, नो शादी, नो कार। मैं इन लोगों के इंटरव्यू करता रहता हूँ जो आम तबका, मेरी आम तबका है। उस बेचारे से पूछना तेरी माँ ने किस मुश्किल से तुझे इंजीनियरिंग कराई होगी, क्या क्या बेचा होगा, लोगों से कर्ज लिया होगा, कपड़े सिए होंगे। तो जब वो माँ बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए और उसको नौकरी ना मिले, उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी। कभी ये भी सोचना चाहिए। इधर अनस नूरानी और इमरान खान ने बुला दिया बाबर पतन को एडवाइज़र, फलां को एडवाइज़र, सारे दोस्तों को। हर हुक्मरान आके अपने ज़ाती ख़ानदान और दोस्तों को नवाजता है। कभी मुल्क की क्रीम जो है, डॉक्टर इंजीनियर, इनसे काम नहीं लेते। सब देखे ना, आपको अनटोल्ड वेल्थ मिल गई, आपने की करना काम तुसी फिर देखे ना। बात यह है कि, और दूसरी बात साइंटिफिक मलिक साहब, जो समाज, सोसाइटी और निज़ाम अपने हाईली स्किल्ड लोगों को वो काम पे नहीं लगाता, तो फिर तुसी कब्जे करके बेचो जमीन, पैसे कमाओ। निजाम कब्जे करने वालों को, जालसाजी करने वालों को ज्यादा जगह देता है अपने करीब। भट्टी साहब ये चलेगा निजाम, मान जाए नहीं चलेगा, 75 साल से चल रहा है ना। नहीं, बाकी गैर तो अल्लाह के पास है। मैं इत्तेजाज अहसन साहब एक कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में माजी के अलावा नहीं कह सकते। ये निजाम, इन लुटेरे जब तक हैं, और मैं कुछ बंदों का जान के नाम नहीं ले रहा, मेरे सामने कुछ खरबपति बने हैं, मेरे सामने कैसा, मैंने भी इस लाहौर शहर में पैदा हूं। फिर आप अगर रस्ते जराइम पर माइल लोगों के लिए सिर्फ रस्ते हैं आगे बढ़ने, यू आर राइट, सोशल मोबिलिटी के लिए, समाज में एक तहफ़्फ़ुज़ और मईशत और आफियत के लिए ब्रेक है। मलिक साहब, मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जब आप कोई नेकी का रास्ता एक आफियत भरी जिंदगी के लिए छोड़ते ही नहीं है, सिर्फ जुर्म के जरिए आपको आफियत, तो फिर ये क्या निजाम है? तो ब्रेक के बाद आप नहीं होंगे? मैं तो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, ब्रेक पे जा, मैं 8 बजे के बाद जा रहा हूँ बड़ी, तो एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मलिक साहब, पहले मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि ऊपर जाने के जायज़ रास्ते भी हुआ करते थे। कोई गरीब आदमी CSS कर लेने से कोई डॉक्टर बन जाता था, कोई ये बन जाता था। मगर अब ये टीवी ड्रामों पर जो हम देखते हैं, 5-5, 6-6 जीपस्टर खड़े हैं, पता नहीं किस दुनिया की बातें हो रही होती हैं। और गरीब बच्चियाँ, मैं कल देख रहा था, गरीब बच्चियाँ झुग्गी वाली नौकर, वो बैठ के देख रहे हूँ। तो क्या ये इसकी वजह ये है कि हमारे निज़ाम में गुंजाइश खत्म हो गई है नेकी और सफाई के रास्ते से ऊपर जाने की? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ 70 तक ये रहा है कल्चर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका नुमाइंदा था कि यार ये
वॉलंटियरिंग अंबिया कराम का काम है, नबियों का काम है। देखिए जिस तरह आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ना, पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब है मेरे सारे ये बच्चे हैं। जिस तरह मेरा सका बेटा है, मेरी सकी बेटी है, मैंने उस फीलिंग के साथ इसका स्कूल बनाना है, मैंने इसके लिए हॉस्पिटल बनाना है। 70s के बाद हमने मेरा हाल जो सबसे बड़ी ज्यादती की, हमारी स्टेट ने भी समझ लिया कि हम गोरे की गुलामी करेंगे, और हमारी स्टेट ने ये भी फैसला कर लिया हम पॉलिटिशियन नहीं आने देंगे, हम आप गुलाम बनेंगे गोरे के और इसको अपना गुलाम रखेंगे। दिस इज़ द ट्रेजेडी टू पाकिस्तान। मुझे आप 70 के बाद दिखा दें, ना आपने कोई शायर पैदा किया, ना पॉलिटिशियन पैदा किया, मेरे जो चवल साफी पैदा किए, मुझे एक बंदा बता दें कोई इंटरनेशनल रिसर्चर पैदा किया, तो सारी मीडियोक्रिटी आ गई ना जी, बड़ी साहब सारी मीडियोक्रिटी आ गई। भाई साहब फिलहाल 3-4 काम करने तरक्की के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हराम का पैसा अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को हलाल भी दिया और करते भी, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेपनाह इजाफा भी फरमाए। रह गया ना सियासत में, यहाँ आप शरीफ आदमी आ नहीं सकता। लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे कहने में उन 4 हलकों पर चले जाए, उन कैंडिडेटों की जायदादें देख ले कितनी है और उनका माजी क्या था, बहुत अच्छे होंगे। उनकी कायदे आदम की जगह तस्वीर लगानी चाहिए, और वो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो क्या आम शहरी इस इलेक्शन सिस्टम में लड़ सकता है? डू यू थिंक? एक प्रोफेसर है, नेक आदमी, उसने रिसर्च किया है कि मैंने बच्चों को एजुकेशन देनी है, मुल्क को सेहत देनी है, आईटी में तरक्की करानी है। अगर वो इलेक्शन के कागज जमा करा दे, उसको तजवीज़ की ना ताकि मिल जाए तो मुझे पकड़ ले रखा है। मैं 4 हल्का करा, मेरे कहने पर कल आज का प्रोग्राम में, कल आपने एक सर्वे करना है, मैं क्योंकि कर चुका हूँ। एक बंदे की प्रॉपर्टी अरबों में तो अब प्रॉपर्टी है नहीं, खरबों में चले गई है। ये जो कैंडिडेट है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 हल्के लाहौर के चक्कर कर लें मेरे कहने पे, उसके बाद ईमानदारी से जो महसूस करें लोगों के सामने राय रख दें, तो ये लोग आएंगे तो क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यहाँ अपने इलाके का सड़क ठीक कराएंगे, सीवरेज ठीक कराएंगे, लाइट ठीक कराएंगे, मजदूर को देंगे, किसान को देंगे, छोटे दुकानदार के लिए तालीम देंगे। किस लिए देंगे? जिनके पैसों से आया उनको नवाजेंगे। वो क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट बड़ी साहब आपको नजर आ रही है? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं जमहूरी लोगों को जमहूरी फैसले करने चाहिए, वो कह रहे हैं इमरान खान के पास गए हूँ, दूसरे ताकतवर हलकों के पास भी गए, तो इसका मतलब है फिर अवाम ने फैसला नहीं करना। अब मैं तो ये बात समझाऊँ, मेरी तो जितनी समझ अकल है, जितनी मैंने साफत की है, वो किस हल्के के पास किया? एजाजुल हक किस कैपेसिटी में जाएंगे? एजाजुल हक के साथ 88 में नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक की कब्र पे इस्लामाबाद खड़े होकर कहा था मैं इसका मिशन जारी रखूंगा, फिर इनको टिकट नहीं दी। तो ये फैसला कराएंगे यार, अल्लाह का। बड़ी साहब मेरे पास जो खबर है, मैं जो सुन रहा हूँ और लोग भी कह रहे हैं कि ये मैं और सोर्सेस भी मलिक साहब सुन रहा हूँ कि ये बजट के बाद कोई एक तब्दीली करनी पड़ेगी और जो है वो हालात इस तरह से गुडी टाइप नहीं रहे। मेरी राय आप ले लें, राय है बिल्कुल। देखें, जो खान ने अमेरिका के बारे में कह दिया ना, वेस्ट के बारे में, आपने मुल्क चलाना है IMF से। मैं लॉजिकल बात करूँगा, IMF में सबसे ज़्यादा से किसकी है आपको मेरे से ज़्यादा पता है। मुझे आप बता दें, आप डिफ़ॉल्ट का रोना रो रहे थे, 2 महीने से जो म्यूज़िक चल रहा है, आज आपके वज़ीर ख़जाना ने सिर्फ एक बात, अवाम तो मैटर ही नहीं करते, उनका शुक्र करो आप डिफ़ॉल्ट से बच गए। मुझे बता दें इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? या तो मुझे कोई होप इकोनॉमिकली मुझे बता दें, आप माइनस करें IMF को, अमेरिका को, फिर मुझे बात बताएं। अब इलेक्शन तो फिर क्या करें? पाकिस्तान चलाएंगे किस तरह? जो 4 रुपए नीचे गया है, ये 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो आए हैं, चाइना की मेहरबानी है। आप अंदर क्या आपके पास कर्ज मांग रहे हो ना, बातें करनी फ्री। मैं कह रहा हूँ कि आज से CPEC पे जो काम रुके हुए थे, मेरी आज एक ठेकेदार से बात हुई जो CPEC पे काम करते हैं, उन्होंने कहा भाई मुझे चाइनीज कंपनी वालों के PRO का फोन आया था, मैं कि उधर से 2 अरब 30 करोड़ आया है, इधर से फोन आ गया। उन्होंने कहा जनाब ये हम काम शुरू करें, आप कल ही हमारे साथ मीटिंग करें। तो भाई बात ये है कि चाइना आपको अबंडन नहीं कर रहा, हर चंद के यहाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए रुकावटें हैं क्योंकि वेस्ट का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो बात ये मलिक साहब, मेरे ख्याल में IMF तो मौत है। नहीं, मेरा एक फिक्र ले लें, बस एक फिक्र है इस मुल्क का जो नहीं, मेरा एक फिक्र ले लें, ये मैं इकॉनमी के वाले से बात करूं। आप हम रोते रहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, इस तरह की इकॉनमी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ना इलेक्शन करा सकती है, ना वजीर आज़म ला सकती है। सुन ले मेरी बात, ये हो ही नहीं सकता, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता? दुनिया दश्त इम्कान है, आपके खाने को रोटी नहीं है यार। मेरी बात सुने यार, वो डिफॉल्ट खेलते रहते हैं। नैन्सी पेलोसी को जूते रख के बैठे हुए तो आप मर देने पे। भट्टी साहब, यहाँ पर जो एक ये तस्वर हमें दिया जाता है और जो डॉक्टर शफाक हसन खान ने कहा पुल एंड पुश, यहाँ से धक्का देते हैं कि IMF की तरफ जाओ,
IMF जाता है वो हमें निचोड़ना शुरू कर देता है। तो क्या, और इसमें कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो IMF के प्रोग्राम में गया और उसकी बर्बादियां ना होगी। अच्छा, फिर आज तो फिर वही हमें बता, आज आपने खुशखबरी सुनी नहीं? वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे थे IMF से ऑलमोस्ट तमाम मामला तय हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, साइन। हाँ, अजाजुल हक साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है जारी है, तो हो सकता है, मैं ये नामुमकिन नहीं कह रहा। अलादीन का चिराग शहबाज शरीफ साहब के पास भी है, मैं उसकी भी बात करता हूँ। जरा सुनाए पहले वो क्या कह रहे हैं, उनकी पहले बात सुन लेते हैं। IMF से हमारा मुआहिदा शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहिदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी है। देखिए, डे वन से मैंने कहा था मैं कौम से कभी गलत बात नहीं करूँगा। कुछ हो जाए मैं बात वही करूँगा जो सच्ची है। मैं शहबाज साहब की इस बात पे भी तारीफ करूंगा। मैं तो किसी एक पार्टी का स्पोर्ट नहीं, उन्होंने कहा है IMF आ भी जाए तो फौरन मुश्किलात कम नहीं होगी। नहीं, मैं इजाफा कर देता हूँ, इजाफा IMF हमारा वो अजाब है जो हमारे ऊपर तोड़ा गया है। बड़ी साहब, मैं कल इशफाक हसन खान, मैंने पूछा सवाल उनसे पूछा ना, मैं क्या 89 रुपीज़ का है डॉलर, 89 अफगानी का $1 मिलता है। वो अफगानिस्तान दुनिया की माशी मैप पे कहीं कंसिडर नहीं होता। IMF के साथ नहीं गया। मलिक साहब, ये मौत का नुस्खा है, IMF का नुस्खा मौत का नुस्खा है। उसकी क्या वजह है? करप्ट लोग आप पर मुसल्लत करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी अवाम पर जुल्म माशी तोड़ते हैं। तो ये कैसा, मेरा भी मसला सुने ना, ये मैंने लाया हूँ IMF को, कौन लाया? अभी तो आप बात ही FATF को भूल गए और गोरे ने आपके सारे फंदे रखे हुए हैं। FATF को भूल गए। अभी तक वो यहाँ तक चले गए, अब 100 रुपए का चेक भी नहीं लिख सकते। उन्होंने इस तरह फंदे में मुशर्रफ के दौर के नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और बाकी जो कोई आ गया बीच में थोड़ी देर के लिए, ये सारे IMF को लेके आए। तो वो तो 80s में इमरान खान ने अभी एक प्रोग्राम भी साइन नहीं किया था इसने। नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता दूं, आपकी वजह बता दूं। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो एग्रीमेंट था ना गोरे के साथ, ये था कि अफगानिस्तान में लड़ोगे मेरे सारे कर्जे फ्रीज कर दो, इसलिए नहीं आप IMF के पास गए थे। उसकी भी कीमत आपने अदा की है। 70,000 बंदा शहीद हुआ मेरा। अच्छा, 70,000 बंदा शहीद हुआ। वो उसके लिए ज़िया-उल हक के साथ कौन खड़ा था? मुझे बताएं ना। वो 70 लाख आपको याद है? नवाज शरीफ के साथ जिस वक्त वो साफियों को कोड़े मार रहा था, चौकों पर फांसियां लगा रहा था, तनाल पीछे हैंज करके हंसते हंसते कौन खड़े होंगे? निसार अली खान, नवाज शरीफ। इस तरह फाइनेंशियली अंदर इंडिपेंडेंट होना, इस पे बात करें। 2 नंबर डिफेंस हम किसी का नहीं कर सकते। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान अगर वायबल स्टेट बन सकती है तो एक ही सूरत है। इसकी मिसाल इंडिया है। एक प्रोग्राम किया मनमोहन सिंह ने, निकल गए, आज 650 अरब रुपए के उनके पास। कैसा मुझे और आप फिर उसी गुलामी की तरफ फिर धकेल रहे हैं। जोश खताबत से बाहर यार, ये हमें हमारी डेस्टिनी और तकदीर बता रहे हैं कि वो डेस्टिनी गई भाड़ ही, डेस्टिनी सिर्फ अमीर लोग का दिए। डू यू थिंक बहुत आसानी से हम IMF से निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। तो फिर काट दे क्यों नहीं? क्यों? की वजह है? ਉਹਦੀ वजह है कि इन्होंने सारे असासे 2 नंबर जब्त करने पैणगे। मैं ना किसके करेंगे? आप जिस मुल्क का PM जो है वो बेल पे हो और आप कहते हो कि ओपन एंड शट केस है, वो निकलेगा नहीं। तो इस मुल्क में साहब देखें, फिर आर्गूमेंट से लोगों को ना आर्गूमेंट ही दिया। नहीं, मैंने मान लिया ना, PM वाकई है, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी है, सुन लेना, नैब भी है, FIA सारे ही, बाकी मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लेता, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं और आप क्या करेंगे? पंजाब को भी नाम आपने छोटे से लफ्जों में आज जवाब ना देके ना, कहता कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कहते रह भी गए। ऊपर वो 2 नंबर बंदे मुसल्लत ना करें तो इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ ही। 2 नंबर बंदे किधरे होर होंदे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ नहीं या पहचानने के बाद जरूरत नहीं करते। इस घर को आग लगती है, घर ही मतलब है। मलिक साहब दोबारा फिक्र देता हूँ। 1980 ब्राजील के ऊपर कर्जा 70 बिलियन। 1998 उसने 70 बिलियन पर सूद अदा किया 142 बिलियन और उसका भी कर्जा कितना रहता है? 232 बिलियन। हम 10 दफा ये कर्जा अदा कर चुके। नहीं, आसान जुबानों में अल्लाह ताला कहते हैं ये सूद मेरे खिलाफ ऐलान जंग है। सही कह रहे हैं, सही। या फिर हमने खत्म किया था हमारे दोस्तों ने क्यूबा में और सोवियत यूनियन में। वो तो भाईजान, फिर मैं यही अर्ज आपको बार बार कह रहा हूँ, सूद की 70 सजाएं हैं, सबसे कम सजा है माँ के साथ ज्यादती करना। इस कदर अल्लाह माफ करे, मैं तो एक गुनाहगार आदमी, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता,
कादी साहब, हमारी तो बुनियाद ही सारी सूद पे चल रही है तो मुल्क। फिर यही फिर बताए जहर आ गया ना भट्टी आपने साहब। फतवे दिला दिए, ये रेंट जहर आ कार गया ना ले लो, आपके ये अंदर। घर ले लो। इसका मतलब है जहर आ हम के गया। मुसलमान, हमारी तो बुनियाद में ही सारी गड़बड़ आ चुकी है। वैसे खान साहब ने कोई किया इसके लिए, सूद के खात्मे के लिए? वो तो बड़ी उनका मॉडल था रियासत मदीना। बहरहाल जो कादी साहब ने कहा है, तो सूद जहाँ जाए अल्लाह ताला उनको महफूज रखे मलिक दुश्मनों साहब को भी। कोई साड़ी तरफ खान साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, ना हम के स्पोक्स पर्सन है और ना ही हम खान साहब को नीचे करके किसी और जराइम पेशा को ऊपर करना चाहते हैं। जब जो है वारदातिया फ्राडिया वो खान साहब की मौजूदगी में भी अच्छा, आपने है, ना- उनकी गैर मौजूदगी में भी काई है। साहब, आपने- काई साहब, मैं आपसे एक सवाल, अब मलक साहब मुझे दे दे। हमारे सारे इदारे बैठे, सारे पॉलिटिशियन बैठे, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, जो भी हो, बिजनेसमैन बैठे, ताजर बैठे, इंडस्ट्रियस बैठे, आगे बैठे कि यार IMF से निकलने का क्या तरीका है और इस मुल्क को निकालें इससे। काश ये तो 4 हमारी या ख्वाहिश 5 तो है इंटरव्यू ना। कर चुका हूं मैं आप सब इशफाक, पुश एंड पुल, इधर से धक्का दिलवाते हैं, हर जगह पे वारदातिये बिठाए हुए हैं। IMF में ये कौन था? रजा बाकर इफेक्ट नाम आया ही वहां से था, मिस्र वो पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, फिर एक और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, फिर इधर आ गए, फिर साड़ा करके माशाल्लाह 200 रुपए $1 नहीं, अच्छा काई साहब, फिर मेरा मतलब ये जोश है खिताब, ये जोश खिताब। अगर अच्छा, मैं लाया सारे कौन था इदारों उसको, से काई साहब? आपकी तरफ से लाया मलिक साहब कौन था की वैसे? तरफ- बाकर को मलिक कौन साहब लाया की था? तरफ से एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, तमाम बिजनेसमैन, तमाम सरकारी ओलर, तमाम पॉलिटिशियन से गुजारिश करूं, खुदारा मिलकर बैठो और इस नहीं, ये IMF की खूबसूरत है। दलदल से पाकिस्तान को ये निकालो। यही बात ये है। ख्वाहिश रखना मैं तो बुरी बात पूछना नहीं है। प्लीज प्लीज। हजूर ये मिल के बैठे हैं, ये इकट्ठे हैं। जिस वक्त तो इसको मिसाके मैशियत कहते हैं ना ये सारे। मिसाके वारदात है ये इसमें सारे इकट्ठे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ अगर मेरिट आ जाए, यहाँ अगर वही आदमी इलेक्ट हो सके जो वाकई बाकिरदार हो, इन्होंने और पैसे और 2 नंबर पैसे का किरदार इलेक्शन से हम निकाल दें तो फिर ये हुकूमत ये करेंगे। तो जन्नत बन जाए फिर पाकिस्तान। नहीं, जन्नत क्या बने हुए हैं मुल्क यार, फिनलैंड जाके देखो और जाके देखो, जन्नत है ही ना। ऐसे ऐसे तो मैं ये ऐसे। कहता हूँ कि इस जुर्म में इनकी जिंदगी है, इस जुर्म को बड़ी सब खत्म नहीं होने इसका देंगे। मतलब हम ख्वाहिश भी ना करें गरीब यार आदमी। क्यों ना ख्वाहिश करें, हम तो ख्वाहिश भी कर रहे हैं। देखिए, चलिए, मैं- दोनों से मैं सवाल तो है। इस मुल्क के किसान के लिए, क्लर्क के लिए, आम शहरी के लिए, मजदूर के लिए, जो रोजाना खाना बना कमाते हैं, खाते हैं, रेडी बान, और 95% जो बुनियादी हकूक से महरूम है, उनके लिए इन सब लोगों से कहता हूँ खुदारा मिल के बैठो और पाकिस्तान को IMF से निकालो और तरक्की की तरफ ले भट्टी जाओ। साहब, आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे जा रहा है और अभी 31-30 तारीख को, 30 जून को बकौल डॉक्टर इशफाक हसन खान कितने जी 25-30 रुपए 30 रुपए फरमा रहे थे वो डॉक्टर वो कह इशफाक रहे थे, हसन। भाई अगर वहाँ रिलीफ मिल रहा है तो यहाँ भी रिलीफ दे दो। नहीं नहीं, आपके वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा अगर दुनिया कम करेगा पेट्रोल कम थैंक होगा यू हम वेरी मच करेंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब। ये क्या- क्योंकि ये जो हमारा मोटरसाइकिलिस्ट है ना, जिसको आपने लेकिन वो ये है, हमारे पास जो खबर है कि वो लेवी लगानी है, प्लस पर टैक्स भी लगना हाँ, है। वो इनका 11% 11% लग रहा है। 11% अगर लेवी लगती है तो अब 270 रुपए पे 11%। 300 प्लस जाएगा क्योंकि लेवी उन्होंने 5-5 महाना रुपए करके 5 लगानी है। रुपए हर महीने कम अदा कम 5 रुपए लेवी लगानी है और साल के 12 महीने होते हैं, 60 रुपए ये इसकी एक छोटा सा मैं कमेंट कर, जो मुझे समझ आई, मुझे लगा कि वज़ीर आज़म ताहिर मलिक हो, वज़ीर आज़म आरिफ हमीद भट्टी हो, वज़ीर आज़म आप हो, IMF के काम चलना है, कोई भी होगा, ये लेवी भी लगेगी, ये टैक्स भी होगा, ये मुल्क आपने सचमुच IMF के वाले कर दिया। अब मुझे पता है क्या रजीम चेंज हुई है, मैं तो ये कह कौन बदला है यहाँ पे? कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला। वही टैक्स है, वही IMF है, बल्कि पुराना वज़ीर खजाना जो ना नए से लड़े होता कि हमने ये मुआहदा किया, तुमने ये मुआहदा किया। मलिक साहब, आपको यहाँ की रूलिंग क्लास बदलनी पड़ेगी। आपको अपने चाइना तो मंगा ली की करीब है। चाइना तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕਸ ਕਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कहाँ से लाए भट्टी साहब, बताए लीडर कहाँ से लाए भट्टी साहब? नहीं लाए आप माशाल्लाह। लीडर वही आएगा जो हलाल खाता होगा, सच बोलता होगा, अल्लाह करे वो आ जाए बंदा। वरना याद रख रहे झूठ बोलने ला कोई भी इस मुल्क की तो मलिक साहब अगर कोई ऐसा बंदा आ गया तो उसको आप आने की इजाजत देंगे? नहीं, हम देंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे उसके लिए। बड़ी मेहरबानी, उसके खिलाफ ना हो जाना किसी। अच्छा जी भट्टी साहब, तो ये जो पेट्रोल वाला मामला है, ये तो मुझे लगता है कि ये रिलीफ देने के इसलिए काबिल नहीं होंगे कि लेवी लगानी है, और लेवी वो पंजाबी वाली नहीं है, वही लग दी है सब। लेकिन बात ये है लेवी जिसे कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट है, मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, देखिए हमने कितनी ज्यादती की, हमने
मोटरसाइकिल और कार का कल्चर प्रमोट किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं किया, हमने कितना शोर डाला है, गाड़ी अपना ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये हुक्मरानों का ये बड़ी ज़्यादती, मैं समझता हूँ इन्होंने जुर्म किया हमारे साथ। पाकिस्तान में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रमोशन होनी चाहिए, हमें जान छोड़ें ये गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों में, पाकिस्तान तो दिवाली हो जाएगा इससे। मलक साहब GTS बसें चलती थी, किराया इससे आधा होता था, इन्होंने जानबूझ के ख़त्म किया है। एजुकेशन क्यों ख़त्म की? प्राइवेट माफिया ले आया, वो अकेडमी बना दी, स्पाइस फलां हस्पताल तबाह किए, मियो हस्पताल सरकारी, और उधर ये अच्छा हमारा कितना भट्टी साहब, आप तो वो भट्टी साहब ठहरे के इस मुल्क को तबाह भट्टी किया साहब ठहरे, जाता है। आप तो भट्टी साहब बहुत ज़्यादा दफ़ा लंदन गया, मैं आज छोटा सा डाटा भूल गया प्रोग्राम में, 9000 बसें हैं लंदन में, 9000। तो हर 5 मिनट बाद एक बस आती है। देखें हम समझते हैं गोरा की, वो देखे कितनी बसें रखी है उन्होंने। मैं बाकू में था कुछ अर्सा पहले, आपको पता ही है, वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन है और गवर्नमेंट बसेस चलाती है। अब ये एक खबर और दे दूँ, चाइना में 0% है इस वक्त इन्फ्लेशन, अच्छा चंद 1-2 मुल्कों में, इंडोनेशिया है या चाइना है, उसकी इंडोनेशिया पे बाद में बात करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबे को हुक्म देती है कि एक तो तुमने हेल्थ, वाह एजुकेशन खूबसूरत, और ट्रांसपोर्ट जो है ये आपने प्रोवाइड करनी भट्टी है। साहब और सुने- मुसलमान होने पे फख्र करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं। इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी जाता है कि जनाब आप इतना प्रॉफिट इस पे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, जिसकी वजह से तकरीबन 70 साल से इन्फ्लेशन नहीं हुई। इनकी बातों पे एक अच्छी बात है, इन्हें के किसी एक प्राइवेट अस्पताल बड़े, वो प्राइवेट स्कूल की इनकम और अखराजात मुझे बता दें, मैं आप गोल्ड माइन 10,000 रुपया किसी मुस्तहिक बंदे को दूंगा किसी लाहौर के बड़े अस्पताल की, और प्राइवेट सिर्फ अपना एफिडेविट बेचने के लिए, फ्रेंचाइज देने के लिए करोड़ करोड़ रुपए ले रहे हैं। तालीम के डाकू, सेहत के डाकू मुसल्लत किए हैं आपने, क्योंकि आपने सरकारी अस्पताल तबाह किए, स्कूल कॉलेज तबाह किए। सही बात, सही बात, हाँ सीधी गल और हकीकत भी है। और टैक्स पूछे, ये टैक्स ही नहीं देते। टैक्स को तो छोड़े, मैं आपको और बात बताता हूँ कि कुछ मैदे की खराबी की वजह से कभी कभी ना हार्ट बीट ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो वो मैंने कहा कि मैं अब एक जगह चला गया हॉस्पिटल, आपके हाथ का दिया काम आ गया, अच्छा आप बड़े बर वक्त आ गए, एक छोटा सा आला लगेगा 14 लाख रुपए का। ओ तो कर मेरे को वाकफ भी करने से कहता उठो घर जा, चल निकल। तो दिल किधर आ बात गए? काजी दिल बात मैं आपको एक वाकया सिर्फ 30 सेकंड का, दिल बात मलक साहब एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसमें ओ मैं 14 लाख की मारे जाऊं। डॉक्टर शेर होड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसका सगा फर्स्ट कजन चले गया, उसने कहा भाई लंबा, ओए तुम तो शुक्र कर 2 मिनट ना आंदा तो ये हो जाना सी। उसका बेटा बाहर से आया हुआ था, उन्होंने कहा कि गना स्टंट बना, वो 3 डॉक्टरों को दिखाया, उसने कहा इसको स्टंट की जरूरत ही नहीं है। रॉबरी है, डाका है ये। अगर मैं ये एक बुजुर्ग थे, ये भी सच्चा वाक्य है, उनके आप पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रा देर हो जाती तो उन्होंने बच्चे बाहर थे, उनका यार हेलीकॉप्टर या कुछ त्यारा चार्टर करो और इनको ये लंदन भेजें। मैं थोड़ी अच्छा सुने ना, अब उनका यार नहीं ये आप अपनी जिम्मेदारी, हाँ जी हम अपनी जिम्मेदारी पे ले जाएंगे। अच्छा फिर हम एक सीनियर डॉक्टर को बुलाते, सीनियर डॉक्टर साहब ने आगे मशीन देखते हैं, नहीं इनका तो कुदरती बाईपास हुआ है। ओह अच्छा भट्टी साहब, हमारी माओ ने हमें जन्म दिया है, आप देखें, मैं देखता हूँ नौजवानों को 5 लाख 6 लाख में तो बेचारा बच्चा पैदा करते हो, सर्जरी कर देते हो। हम इसलिए करते हैं कि कुछ जिंदगी यहाँ बेहतर हो जाए, अच्छे दिन लाए, उसकी दुआ के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।